हेलो, वेलकम टू ऑल न्यू एपिसोड ऑफ ओटीबी ज्ञान। आज का ये एपिसोड हर उस कैंडिडेट के लिए जो चाहता है कि मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करूं। आज की वीडियो में आपको बहुत सारा ऐसा डेटा मिलेगा जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो रिसोर्सफुल है, यूजफुल है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, बुद्धिस्ट लिटरेचर, लास्ट टाइम हमने देखा था जेम्स मिल के बारे में। उन्होंने हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, द टाइम फॉर हिंदू रूलर्स, द टाइम फॉर मुस्लिम रूलर्स एंड द टाइम फॉर ब्रिटिश एम्पेरर्स। फिर हिस्टोरियंस ने उनकी इस चीज से डिस ओबे किया था। उन्होंने कहा था कि जो स्कॉटिश हिस्टोरियन है उनकी बात से वो डिस ओबे करते थे और कहते थे कि इंडियन हिस्ट्री को इस तरीके से नहीं डिवाइड करना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। हालांकि पूरी दुनिया की हिस्ट्री इसी तरीके से डिवाइडेड है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री कुछ अलग तरीके से डिवाइडेड है। 750 टू 1750 का वक्त उन्होंने मेडिवल लिटरेचर या मेडिवल हिस्ट्री के नाम से डिवाइड किया है। 750 के पहले का जो वक्त था उसको कहा गया एंशियंट। 1750 के बाद के वक्त को कहा गया मॉडर्न। हम अभी कहीं ना कहीं एंशियंट लिटरेचर में घूम रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर, हमें पता है बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। त्रिपिटक लिखा हुआ है, जैसे कि त्रिपिटक, त्रिपिटक, पिटक यानी बॉक्स, है ना, बक्सा। अगर बक्सा खोलोगे कुछ ना कुछ नया मिलेगा। 3 अलग अलग बक्से, उन तीनों बक्सों में अलग अलग कुछ चीज, तीनों बॉक्सेस में कुछ अलग अलग चीजें हैं। और उन त्रिपिटक जो है वो सबसे बड़ा बक्सा है, और उन तीनों बक्स, उसके अंदर 3 और बक्से हैं, 3 और बॉक्सेस हैं। एक है अभिधम पिटक, एक है सुक्त पिटक और एक है विनय पिटक, है ना। और ये देखो, सुक्त पिटक ये कहीं टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, मैं बता रहा हूं। सुक्त पिटक कंसिस्ट ऑफ स्पीचेस एंड एथिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। उन्होंने अपने जीवन में जो भी स्पीच दी थी, जो भी एथिक्स, जो भी प्रिंसिपल दर्शाए थे, उन सारों का कलेक्शन, उन सारी चीजों का कलेक्शन सुक्त पिटक में है। विनय पिटक डील्स विद द पोलाइटनेस अमंग द बुद्धिस्ट मंक्स एंड डिवोटीज। और अभिधम पिटक यानी कि वो डिसिप्लिन, कहीं ना कहीं अभिधम पिटक डिसिप्लिन लाने की बातें करते हैं। आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक के बाद आगे बढ़ते हैं। गुप्ता पीरियड इज ऑल्सो नोन एज अ गोल्डन पीरियड फॉर द इंडियन लिटरेचर। 2 या 3 मार्क में पूछ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तब सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गुप्ता पीरियड समझना वैसे भी जरूरी है। सुवर्ण काल कहा जाता है हमारा गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड was also known as the golden period for the growth and development of Sanskrit poems and drama। कुछ ड्रामेटिस्ट की बात करेंगे। देखिए, ये है कालिदास। कालिदास की स्टोरी पता है हमें कालिदास की स्टोरी। कालिदास जिस पेड़ पे बैठे थे उसी पेड़ को काट रहे थे। उनको नहीं पता था कि जो पेड़ पे जहां पे वो बैठे हैं उसी पेड़ को काटेंगे वो खुद गिर जाएंगे। तो किसी ने देखा उनको तो कहा ये मूर्ख कौन है, और फिर उसकी शादी एक रानी से हो गई थी। हम ये सब पढ़ के आए हैं। रानी को लगा कि ये बहुत ज्यादा जीनियस है। कुछ ऐसे क्वेश्चन किए तो उन्होंने सिर्फ इशारों में जवाब दिए, तो रानी को लगा कि ये जीनियस है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। रानी ने शादी कर दी। शादी करने के बाद पता चला कि नहीं, ये तो इंसान इतना जीनियस नहीं, ये तो कोई डम इंसान है, या इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना मैंने समझा था उसको। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उनकी रानी का नाम था विद्योतमा। रानी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। और फिर तब इंसान को जब ठोकर लगती है तब कुछ इंसान नया करता है। कालिदास को ठोकर लगी, उसने कुछ नया किया। उसने बहुत सारे काव्य संग्रह, ड्रामा और बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी जो आज भी पूरे देश और दुनिया में जानी जाती है। आइए जानते हैं।
द ग्रेट राइटर्स लाइक कालिदास, भवभूति, भैरवी, भारतीहरि, बाणभट्ट, इन सब ने कुछ कुछ एक एक बुक लिखी थी, उनके बारे में समझेंगे. एंड मैनी बिलोंग टू दिस पीरियड. ऑफ दिस कालिदास इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड. हिज वर्क्स कुमार संभवा, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम and the Ritu Samhar are renowned for the poetic and dramatic style. बिगेस्ट क्वेश्चन, इन सारे नामों को याद कैसे रखें? डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना, ओटीबी ज्ञान टीम इज विथ यू ओनली. आगे करते हैं, कैसे याद रखें कालिदास के सारे कामों को? आगे करते हैं. ओके, हाउ टू रिमेंबर द बुक्स or works of Kalidas in a short trick. Let's go through that. विक्रम कुमार अभी मेघ ऋतु बाकी है. अगर ये याद रख लिया तो हम सब कुछ याद रख लेंगे. कालिदास का हर वो काम इसके अंदर इंक्लूड हो गया. सिर्फ हमें ये स्लोगन याद रखना है, विक्रम कुमार अभी मेघ ऋतु बाकी है. 4 से 5 घर पे बैठे हैं, फ्री में हो, दोहराइए, विक्रम कुमार अभी मेघ ऋतु बाकी है, विक्रम कुमार अभी मेघ ऋतु बाकी है. कालिदास के सारे काम इसमें आपको दिखाई देंगे. विक्रमोर्वश्यम, विक्रम और उर्वशी की बात होती है, विक्रम और उर्वशी. कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहार, ये सारा काम बाकी है. इसमें से कोई बुक नहीं है इसलिए इसको हाईलाइट नहीं किया है. फिर से एक बार आपको रिपीट करवाता हूं. विक्रमोर्वश्यम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और ऋतु संहार, ये सारे के सारे काम एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में सारे के सारे याद रह गए. इट्स इजी टू रिमेंबर द वर्क्स ऑफ कालिदास. नाउ आगे देखिए, विक्रम आ गया, विक्रम कुमार आ गए. जोक सपाट, आगे बढ़ते हैं. उनको याद नहीं करना है एग्जाम में, प्लीज उनको याद नहीं करना है. चलिए, बाणभट्ट, जो एंशियंट लिटरेचर के बारे में हम पढ़ के आए थे उनके बारे में. बाणभट्ट रोट द कादम्बरी एंड द हर्षचरित, हर्षचरित मतलब हर्ष, किंग हर्षवर्धन थे. हर्षचरितम, किंग हर्षवर्धन थे उस वक्त के नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े रूलर में से एक रूलर, सबसे बड़े नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े रूलर. और उनके चरित्र के बारे में उनके जो कोर्ट पोएट थे बाणभट्ट, जिनको कई कुछ कहते हैं बाणभट्ट, कुछ कहते हैं बाण, कुछ कहते हैं बन्ना, वो आपके ऊपर है. जो आप उसको जिस नाम से पुकारना चाहे उस नाम से उनको पुकार सकते हैं. हर्षचरित, हर्षचरित इज अ बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षवर्धन, बड़े राजा हुआ करते थे. इनके पीछे की स्टोरी है, स्टोरी जाननी है तो कंटिन्यू रखते हैं आगे. हर्षवर्धन के पिताजी का नाम था राज्यवर्धन, सॉरी हर्षवर्धन, थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैं माफी चाहता हूं. हर्षवर्धन जी के बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन. हर्षवर्धन जी के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन की सिस्टर का नाम था राज्यश्री. और उस वक्त पे 2 उनके बड़े एम्पायर हुआ करते थे नॉर्थ इंडिया में. एक थानेश्वर जो आज का हरियाणा, और एक कन्नौज, कहीं ना कहीं यूपी बिहार के साइड का एरिया, कन्नौज और थानेश्वर. उस वक्त पे प्रभाकर वर्धन यानी कि हर्षवर्धन के पिता की डेथ होने की वजह से उनके बड़े भाई राज्यवर्धन थानेश्वर और कन्नौज की जिम्मेदारी लेते हैं और उनकी सिस्टर राज्यश्री वो भी उनका साथ निभाती है. वहां से किंग ऑफ गोंड शशांक, गोंड एक इलाका हुआ करता था, शशांक राजा हुआ करते थे. उन्होंने राज्यवर्धन की हत्या कर दी, उनकी सिस्टर किडनैप हो गई. उनका बदला लेने के लिए हर्षवर्धन किंग ऑफ गोंड शशांक को मारने के लिए पीछे जाते हैं और राज्यश्री को जो किडनैप हो गई थी उनको वापस ले आते हैं. और इस परिस्थिति में, इन सर्कमस्टेंसेस में वो नॉर्थ इंडिया के राजा बनते हैं. अपने भाई की मृत्यु होने के बाद
और सिस्टर की किडनैप होने के बाद सिस्टर को वापस ले आते हैं, उसको कन्नौज में बिठाते हैं, कन्नौज की महारानी डिक्लेयर करते हैं और खुद थानेश्वर के राजा अपने आप को घोषित करते हैं। और जिसने उसके भाई की हत्या की थी उनसे वो बदला लेते हैं। और बैंक ऑफ नर्मदा रिवर के पास में इनकी, हर्षवर्धन की और साउथ इंडिया के बहुत बड़े रूलर थे, पुलकेशी II, नाम नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं, पुलकेशी II। पुलकेशी II जो है, उनके साथ उनकी लड़ाई होती है जिसमें पुलकेशी II उन पे भारी पड़ते हैं और हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है ना। और ये कुछ स्टोरी देखो, ये किंग हर्ष डाइड इन 647 AD। समझना, हम इस टाइम के करीब हैं जहां पे एंशियंट लिटरेचर आपका खत्म होने वाला है। इट्स द बायोग्राफी ऑफ किंग हर्ष। और बाणभट्ट जो थे ना, वो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे, राज दरबार में बड़े कवि थे, और उन्होंने हर्षचरित और कादंबरी लिखी थी। बुक में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि किंग हर्षवर्धन के बारे में जो बुक लिखी गई उसका नाम है हर्षचरित, जो लिखी है बाणभट्ट ने। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दी है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, विच वुड बी है वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्ता पीरियड अगेन कंटिन्यू करते हैं, इज नोन एज अ गोल्डन पीरियड। ओके, भवभूति रोट उत्तर रामचरित, भैरवी, भैरवी बीच में आई आएगा, भैरवी आएगा। कीर्तार्जुनियम, विशाख दत्त रोट मुद्र रक्षा, शूद्रक रोट मृच्छकटिकम, दांडी रोट दर्श कुमार चरित। The subject of these works were political events, romance, allegories. Allegories मतलब वो ऐसी चीज जिसमें हिडन मीनिंग हो या डबल मीनिंग हो। Allegories मतलब वो चीज जिसमें हिडन मीनिंग हो, डबल मीनिंग हो, कहने में कुछ और उसका भाव कुछ अलग निकलता है, उसका मीनिंग कुछ अलग निकलता है, उसको कहते हैं एलिगोरी। कॉमेडीज एंड फिलोसॉफी। ओके, कैसे याद रखें इनको, कैसे याद रखें इनको? इट्स इजी वे, लेट अस सी। एक स्लोगन है, स्लोगन से सब कुछ याद रह जाएगा। शूद्रक ने काटी मच्छी, विशाख ने काटी रस्सी, भैरवी ने बनाया नियम कि दांडी का नमक खाएगा देश, और इसलिए भाव गए उतर। थोड़ा ऑड है, अरेंज करने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट रहेगा, 2-3-5 बार रिवाइज करेंगे तो इजीली याद रह जाएगा। ये साइड जो है ना, ये सारे साइड वाले, ये सारे ऑथर हैं, और ये इस साइड वाले जो है वो है उनकी बुक्स। देखते हैं, शूद्रक रोट मच्छी, शूद्रक रोट मृच्छकटिकम, विशाख दत्त रोट मुद्र रक्षा, भैरवी रोट कीर्तार्जुनियम, दांडी रोट दर्श कुमार चरित, दर्श देश, दर्श कुमार चरित, और इसलिए भाव गए उतर। यानी भवभूति, भवभूति यानी भाव, देखो ये भाव, ये भाव, उतर। भैरवी, भैरवी ने बनाया नियम, विशाख ने काटी रस्सी। ये थोड़ा अरेंज करने में थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ये अगर एक जैसा लगे इसलिए ऐसा किया है। शूद्रक रोट मृच्छकटिकम, शूद्रक ने काटी मच्छी, मच्छी। दांडी ने बनाया, दांडी का नमक खाएगा देश, ये देखिए देश, है ना। सो इजी हो गया। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इन 5, 4, 3, 2, 1। ओके, गोइंग अहेड। ये देखिए, कीर्तार्जुनियम, मृच्छकटिकम, मुद्र रक्षा और महाकवि भवभूति की छवि आपको इधर दिखाई गई है। देख लीजिए, थोड़ा इमेज रिप्रेजेंटेशन है, शायद आपको कुछ स्टोरीज इसमें से कुछ मिल जाए तो आपको वुड बी हेल्पफुल। ओके, एंशियंट लिटरेचर की खत को खत्म करने जा रहे हैं। एंशियंट लिटरेचर का लास्ट फेज है, फिर यहाँ पे इसको खत्म करेंगे। द 4 द्रविडियन लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। तमिल, इट्स
majorly it is spoken in Tamil Nadu, तेलुगु आंध्र प्रदेश, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाने वाली भाषा है। कन्नड़ इट्स कर्नाटक, मलयालम जो है केरला में बोली जाने वाली लैंग्वेज है। स्क्रिप्ट्स एंड लिटरेचर, तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। तमिल सबसे पुरानी लैंग्वेज है। सबसे पुरानी लैंग्वेज अगर है तो दो है। मैंने सबसे पहले जब चैप्टर 4 शुरू किया था, चैप्टर 4, तब मैंने आपको बताया था तमिल एंड संस्कृत आर द मदर एंड फादर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। अगर ये दो लैंग्वेज आपको आती है तो सारी लैंग्वेज का आप भाव समझ सकते हैं, है ना। आइए जानते हैं। तमिल इज द ओल्डेस्ट of these, with the literature belonging to early centuries of Christian era. According to tradition, 3 literary gatherings and संगम हुआ करते थे जहाँ पे बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े लेखक अपनी बातें, अपनी कलाकृति को सबके सामने रखते थे, वो अपना टैलेंट दिखाते थे, और बड़े बड़े राजा दूर सुदूर जगह से आते थे और उनकी बातों को सुनते थे। ऐसे 3 संगम हमारे यहाँ पे हुए थे जहाँ पे बहुत सारे साधु संत और कवि अपने आए थे और अपनी बातों को रखा था। दे कंटेन मेनी थीम्स लाइक पॉलिटिक्स, वॉर, लव। द फेमस वर्क ऑफ दिस बॉडी लिटरेचर विच इंक्लूड्स इथु टोकोई, इधर आई आएगा इथु टोकोई, कंपोजिशन ऑफ 8 पोएम्स। इथु टोकोई, इथु को तमिल लैंग्वेज में कहते हैं 8। वैसे भी देखा जाए तो इथु मीन्स EIGHT, उसमें भी ई आता है, देखिए। ई मीन्स कंपोजिशन ऑफ 8 पोएम्स। तोलकापियम, द तमिल ग्रामर बुक। क्वेश्चन टू यू, विच इज अ संस्कृत ग्रामर बुक, हु रोट इट, व्हेन? एपिसोड नंबर 1 देखिए, महर्षि पाणिनि। बुक का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में डालिए। कब लिखा था? कमेंट बॉक्स में डालिए। नहीं देखा है तो एपिसोड 1 जाके देखिए। पट्टू पट्टू, द 10 सॉन्ग्स। पट्टू पट्टू, पट्टू पट्टू 10 सॉन्ग्स, तमिल लैंग्वेज में पट्टू पट्टू मतलब 10 सॉन्ग्स होता होगा, ऐसा मेरा मानना है। थिरुवल्लुवर, he wrote कुरल, which in verse deals with many aspects of life and religion. लोगों के जीवन के, लोगों का जो धर्म है उनके बारे में बात की है थिरुवल्लुवर ने, कुरल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑनररी कॉइन प्रेजेंट किया था जिसमें थिरुवल्लुवर का फोटो हुआ करता था। थिरुवल्लुवर का देखना जरा, आपको अगर कहीं पे मिलता है वो कॉइन देखना, मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। द शिल्पादिक्रम एंड द मनी मेखलाई आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ अर्ली तमिल लिटरेचर। चलिए आगे, इसको यहां पे ही छोड़ते हैं, इसको खत्म करते हैं। आगे हम मेडिवल लिटरेचर पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।